दोस्तों, कई सालों से कैप्टन विराट कोहली की टीम आरसीबी आईपीएल फैंस की सबसे पसंदीदा टीमों में से एक रही है। यह टीम शुरू से ही काफी मजबूत टीम रही है, क्योंकि पिछले 14 सालों से इस टीम में कई बड़े से बड़े खिलाड़ी खेले, लेकिन इस टीम ने उनकी परवाह किए बिना उन्हें अपनी टीम से निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जो खिलाड़ी इस टीम में बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर सका, उसे आरसीबी ने जल्दी से अपनी टीम से बाहर निकाल डाला। उनमें से कई खिलाड़ी तो ऐसे थे जिन्हें निकालना टीम के लिए बेहतर रहा, लेकिन कई क्रिस गेल और शेन वॉटसन जैसे बड़े मैच विनर्स भी थे जिन्हें आरसीबी ने बाहर करके बड़ी गलती कर डाली। चलिए इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जिन्हें आरसीबी को शायद रिलीज नहीं करना चाहिए था। नंबर 10, स्टीव स्मिथ। साल 2010 में जब स्टीव स्मिथ 20 साल के युवा खिलाड़ी थे, तब आईपीएल में सबसे पहले वह टीम आरसीबी के साथ ही जुड़े थे, लेकिन तब आरसीबी में पहले ही कई शानदार विदेशी खिलाड़ी थे, जिसकी वजह से स्टीव स्मिथ को एक भी मैच नहीं खिलाया गया। उन्हें आरसीबी में सिर्फ बैकअप के तौर पर ही यूज किया गया था। उसके बाद आरसीबी ने न सिर्फ स्मिथ को रिलीज किया, बल्कि 2011 में हुए मेगा ऑक्शन में उनके पास स्मिथ को सस्ते में खरीदने का मौका था, लेकिन आरसीबी ने स्मिथ के लिए बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर जब राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया, तब सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ये धाकड़ बल्लेबाज राजस्थान रॉयल्स के लिए कितना शानदार खेला था। नंबर 9, मोइन अली। विराट कोहली की टीम आरसीबी ने मोइन अली को 2018 में अपनी टीम में लिया था, लेकिन आईपीएल 2020 के बाद आरसीबी ने मोइन अली को रिलीज कर दिया। मोइन अली 3 साल आरसीबी के लिए खेले, लेकिन इन 3 सालों में इस ऑलराउंडर को मुश्किल से सिर्फ 19 मैच खेलने का ही मौका दिया गया था। तब मोइन अली की जगह ऑलराउंडर कॉलिन डी ग्रैंडहोम को खेलने के ज्यादा मौके दिए गए थे। वहीं आरसीबी से रिलीज होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने इस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया और आईपीएल 2021 में अब तक सिर्फ 6 मैचों में ही मोइन अली ने 157 के शानदार स्ट्राइक रेट से 206 रन जड़ दिए हैं, जिसमें 12 छक्के भी शामिल हैं। मोइन अली ने चेन्नई के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है और वह नंबर 7 तक किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मोइन अली ने सीएसके के लिए अब तक 6 मुकाबलों में 5 विकेट भी चटकाए हैं और इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट भी काफी शानदार रहा है। नंबर 8, मार्कस स्टोइनिस। आरसीबी ने 2019 में अपने निचले क्रम की बल्लेबाजी को मजबूत करने के इरादे से मार्कस स्टोइनिस को अपनी टीम में शामिल किया था। ऑलराउंडर होने के नाते स्टोइनिस को जल्दी ही मैच खेलने के मौके भी मिले और उन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन भी किया, लेकिन फिर भी आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर दिया था। और उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने जब से स्टोइनिस को अपनी टीम में शामिल किया, तब से स्टोइनिस ने शानदार ऑलराउंडर की तरह खेला है और 1-2 मैचों में तो स्टोइनिस दिल्ली को अकेले दम पर जीत भी दिलवा चुके हैं। जहां आरसीबी उन्हें सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर ज्यादा देख रही थी, वहीं दिल्ली ने इस खिलाड़ी का ऑलराउंडर के तौर पर खूब अच्छे से इस्तेमाल किया है और स्टोइनिस ने दिल्ली के लिए अगले सीजन ही लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से 352 रन भी बनाए और गेंदबाजी करते हुए 13 विकेट भी चटका डाले। नंबर 7, क्रिस मॉरिस। साउथ अफ्रीका का ये ऑलराउंडर आईपीएल में अब तक कई टीमों की तरफ से खेल चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आईपीएल में डेब्यू करने वाले मॉरिस बाद में 2019 तक दिल्ली की तरफ से खेले, लेकिन दिल्ली की टीम से बाहर होते ही आरसीबी ने उन्हें 10 करोड़ की भारी रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया था। क्रिस मॉरिस ने 9 मैचों में ही आरसीबी के लिए 11 विकेट चटकाए और उन्होंने आरसीबी की सबसे बड़ी दिक्कत उनकी डेथ ओवर गेंदबाजी को भी काफी हद तक सुधार डाला था, लेकिन फिर भी आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर दिया। हालांकि मॉरिस को महंगे दाम पर खरीद चुकी आरसीबी ने उन्हें रिलीज करने के बाद सस्ते दाम पर खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन इस शानदार ऑलराउंडर की डिमांड काफी ज्यादा थी और राजस्थान रॉयल्स ने 1650 करोड़ रुपए की भारी रकम देकर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया और मॉरिस जैसे ऑलराउंडर को रिलीज करके आरसीबी ने बड़ी गलती कर डाली, क्योंकि आईपीएल 2021 में अब तक सिर्फ 7 मैचों में ही क्रिस मॉरिस 14 विकेट चटका चुके हैं और उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सिर्फ 18 गेंदों में ही नाबाद 36 रनों की आक्रामक पारी खेलकर राजस्थान रॉयल्स के लिए दिल्ली के जबड़े से जीत भी छीनी थी। नंबर 6, क्विंटन डी कॉक। अब तक मुंबई इंडियंस के लिए क्विंटन डी कॉक ने खूब रन बनाए हैं, लेकिन जब वह 2018 में आरसीबी के लिए खेले, तब उनका बल्ला कुछ खास नहीं चला था। क्विंटन डी कॉक ने तब 8 मैच खेलकर सिर्फ 201 रन बनाए थे। हालांकि तब 125 से भी नीचे का स्ट्राइक रेट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन क्विंटन डी कॉक उस सीजन सिर्फ 150 ही लगा सके थे।
जिसके बाद आरसीबी ने उन पर ज्यादा विश्वास नहीं जताया और अगले ही सीजन मुंबई इंडियंस ने क्विंटन डिकॉक को अपनी टीम में ले लिया और उसके बाद 2019 और 2020 के आईपीएल में इस खिलाड़ी ने मुंबई के लिए दोनों बार 500 से ज्यादा रन बनाए और ज्यादातर मैचों में क्विंटन डिकॉक मुंबई इंडियंस को आक्रामक शुरुआत दिलाते हैं। नंबर 5 जैक कैलिस। आईपीएल के शुरुआती कुछ सालों में जैक कैलिस आरसीबी के एक खास खिलाड़ी थे। 2008 के बाद राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले जैसे खिलाड़ियों के साथ मिलकर जैक कैलिस ने आरसीबी को लगातार 2 बार प्लेऑफ तक भी पहुंचाया था। 2010 में तो जैक कैलिस आरसीबी की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे थे, जब उन्होंने 47.66 की शानदार एवरेज से 572 रन बनाए थे। लेकिन 2011 में हुए मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने जैक कैलिस को छोड़कर एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि केकेआर में शामिल होकर भी कैलिस ने अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखा और लगातार 2 सीजन उन्होंने 400 से ज्यादा रन भी बनाए और इस दौरान उन्होंने 22 विकेट चटकाकर केकेआर के लिए शानदार ऑलराउंड खेल दिखाया था। इतना ही नहीं, उनके शानदार खेल के दम पर केकेआर ने 2 बार आईपीएल की ट्रॉफी भी जीती। नंबर 4 डेल स्टेन। जैक कैलिस की तरह ही आरसीबी ने डेल स्टेन का साथ भी उस समय छोड़ा जब डेल स्टेन अपनी बढ़िया फॉर्म में थे। हालांकि डेल स्टेन को आरसीबी ने आईपीएल के पहले ही सीजन अपनी टीम में शामिल किया था और अपने पहले 3 सीजन स्टेन ने आरसीबी के लिए शानदार प्रदर्शन भी किया था। लेकिन 2011 के मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने डेल स्टेन की जगह ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज डर्क नैनिस को अपनी टीम में शामिल कर लिया था, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज उस समय अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए काफी चर्चा में था, खास करके 2010 के T20 वर्ल्ड कप में। इसलिए 2011 के मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने डेल स्टेन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और तब डेक्कन चार्जर्स ने स्टेन को अपनी टीम में ले लिया था और इस टीम के लिए स्टेन ने अगले 2 सीजन 24 मैचों में 32 विकेट चटकाए थे। इतना ही नहीं, डेक्कन चार्जर्स के लिए डेल स्टेन ने 6.35 के शानदार इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की थी, यानी स्टेन ने विकेट तो चटकाए ही साथ ही ज्यादा रन भी नहीं लुटाए थे। नंबर 3 क्रिस गेल। यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल ने अपनी आईपीएल की जर्नी शुरू की थी टीम केकेआर से, लेकिन गेल जब आईपीएल में आरसीबी की तरफ से खेले तब उन्होंने खूब सारे रन बनाए और अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से कई बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए थे। 2012 और 2013 में लगातार 2 साल तो क्रिस गेल ने 700 से ज्यादा रन ही बनाए थे, लेकिन 2016 और 2017 के आईपीएल में गेल ने आरसीबी के लिए कुछ खास नहीं किया और आरसीबी ने क्रिस गेल जैसे T20 के खतरनाक बल्लेबाज को छोड़कर एक बड़ी गलती कर डाली। बड़े ही तब गेल का फॉर्म अच्छा नहीं था, लेकिन आरसीबी को उनके बाद कोई गेल जैसा आक्रामक ओपनर नहीं मिल सका है। नंबर 2 केएल राहुल। वो साल 2013 था जब केएल राहुल ने आरसीबी के लिए डेब्यू किया था। फिर अगले 2 साल ये खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से भी आईपीएल खेला, लेकिन 2016 में फिर से केएल राहुल को आरसीबी ने अपनी टीम में शामिल कर लिया था। उस साल केएल राहुल 44 के एवरेज से 397 रन बनाकर आरसीबी के लिए अच्छा भी खेले, लेकिन अगले साल 2017 में केएल राहुल को चोट की वजह से पूरा सीजन बाहर रहना पड़ा था। 2018 के मेगा ऑक्शन में ये उम्मीद थी कि आरसीबी की टीम केएल राहुल को या तो रिटेन करेगी या फिर उन्हें दोबारा खरीद लेगी, लेकिन आरसीबी ने ऐसा नहीं किया और केएल राहुल किंग्स 11 पंजाब में शामिल हो गए थे। और जब से केएल राहुल पंजाब की तरफ से खेल रहे हैं तब से वह बड़े ही कप्तान के तौर पर ज्यादा सफल ना रहे हों, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल हर साल सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में शामिल हुए हैं। और नंबर 1 पर है शेन वॉटसन। इसमें कोई शक नहीं कि शेन वॉटसन ने राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए सबसे शानदार खेल दिखाया था। ऑस्ट्रेलिया का ये ऑलराउंडर आईपीएल के शुरुआती टाइम में राजस्थान रॉयल्स के लिए किसी मैच विनर से कम नहीं था और चेन्नई की टीम से आने से पहले शेन वॉटसन आरसीबी की तरफ से भी खेले थे, लेकिन आरसीबी ने उन्हें एक ओपनर के तौर पर नहीं बल्कि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर उनका इस्तेमाल किया, जिसमें शेन वॉटसन उतना ज्यादा कामयाब नहीं रह सके जितने की आरसीबी को उम्मीद थी और फिर 2017 में आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर डाला। आरसीबी से बाहर होते ही चेन्नई सुपर किंग्स बैन लगने के बाद जब 2018 में वापसी कर रही थी तब उन्होंने इस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया और चेन्नई ने वॉटसन को ओपनर के तौर पर खिलाया और वॉटसन ने भी फाइनल मैच में शतक ठोकर सीएसके को उस साल चैंपियन बना डाला। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आरसीबी को इन 10 खिलाड़ियों में से किस प्लेयर को कभी भी रिलीज नहीं करना चाहिए था? आप कमेंट करके उस खिलाड़ी का नाम जरूर बताएं और आईपीएल के ऐसे और रोमांचक अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।